हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे ये करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है। ठीक है, करंट का क्या रिलेशन क्या है एक्चुअल में रेजिस्टेंस से, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो उससे रिलेट करता हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें और साथ में कुछ ऐसे फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर ये दो बड़े ही कंफ्यूज करने वाले टॉपिक हैं, है ना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर क्या सेम चीज है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, चाहे वो कॉपर के लिए हो या फिर एल्यूमिनियम या फिर आप सिल्वर, है ना। ये तीन तरह की वायर होती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। सिल्वर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है ना। इसकी भाई रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेगुलेट करती है, कम करने की कोशिश करती है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर वायर की जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पता चला करंट गया ही नहीं, तो आप अपने अप्लायंस को कैसे चलाएंगे बताइए? यूज कर पाएंगे उसको? नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ठीक है ना। तो इसीलिए मटेरियल की रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो होनी तो चाहिए, पर ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब सिल्वर की रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत बेस्ट होता है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सोलर सेल्स के कनेक्शन के लिए इसको यूज भी किया जाता है ना। सोलर पैनल के अंदर जो सोलर सेल कनेक्ट होती हैं वो सिल्वर वायर के बेस पे कनेक्ट होती हैं। बहुत बेस्ट है, महंगा बहुत है पर, है ना। ठीक है, तो खैर कोई नहीं। एल्यूमिनियम ठीक है ना, करंट पास होता है, कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा करंट पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई है। कॉपर ये सेकंड नंबर पे आता है, मैंने उस टिक उसी हिसाब से लगाया, ठीक है, काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है ना। करंट बेस्ट जाता है, करंट अच्छा जाएगा, रेजिस्टेंस वैल्यू कम होनी चाहिए। करंट बहुत डाउन जा रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होगी, तभी ऐसा हुआ। तो इसका मतलब करंट और रेजिस्टेंस में कुछ है, कोई इतना कोई तो कनेक्शन है, ठीक है। उसको भी हम लेते हैं, पहले हम इन दो वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेगुलेट करती है और रोकने की कोशिश करती है। बिल्कुल नहीं रोकेगी, है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल क्लोज कर देगी, करंट जा ही नहीं पाए, है ना, ऐसा नहीं। फिर तो क्या है, वायर मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि करंट जाने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करेगा, ये सब। तो रेजिस्टेंस इज अ अपोजिंग प्रॉपर्टी दैट ऑलवेज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। सिंपल प्रॉपर्टी वायर्स की अलग अलग, वो मैंने आपको इसके जरिए समझाया। अब रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और यहां पर ऐसे कलर्ड स्ट्रिप होती हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको लगा मिलेगा, या आप किसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर जाते हैं जहां पर आप स्विचेस वगैरह, है ना, या वायर्स वगैरह परचेज करते हैं, तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 2 एम्पियर्स का, 3 एम्पियर का, ये कलर कोड्स, ये जो स्ट्रिप्स होती है ना, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, ये 12th का एक टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो सेकंड यूनिट है। तो वहां पर हम इसको खैर सेपरेट वीडियो में लेंगे कि कैसे किसी रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है उसके कलर की स्ट्रिप्स के आधार पर, ठीक है ना। तो फिलहाल आप समझिए कि रेजिस्टर क्या है? एक वो डिवाइस होता है जिसको हम सर्किट में यूज करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस। घुमा फिरा के बात वहीं आ गई। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है या तो किसी डिवाइस की या फिर किसी मटेरियल की, जो हमेशा चार्ज के फ्लो को कम करती है, रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। होनी चाहिए पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद एक अलग से चीज सुनते हैं, और वो है हमारे पास एक फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के बेसिस पे। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए जरा, ये फॉर्मूला कैसे हमें सारे टॉपिक्स, इस तरह के जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं, सबको क्लियर करेगा। I और R में रिलेशन सोचिए आप, कैसा रिलेशन है ना। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं, या कोई और एजुकेशनल चैनल आप देख रहे हैं, जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है ना। तो उसमें जो नॉलेज है,
किसी भी वीडियो में अगर कोई नॉलेज दी जा रही है तो आप सोचिए उसको स्किप करके क्या पॉसिबल है देखना? लॉजिक बनता है इस चीज का? नहीं बनता है। बल्कि आप अपने टाइम को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना? नॉर्मल जिस भी स्पीड में मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। तो ये तो चीज सही है, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो बीच में स्किप हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद ही तो स्किप किया। तो सोचिए सीक्वेंस कैसे बनेगी, ठीक है ना? याद रखिएगा, वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किप करके देखना ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? चलिए खैर, तो करंट और रेजिस्टेंस, इनमें जो रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर करंट बढ़ता है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम था, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया आपने तो करंट कम हो जाएगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए इस फॉर्मूले से आप पता चल रहा है, ठीक है? क्लियर हो आपको? चलिए अब हम लेते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करने वाले हैं किसको? रेजिस्टेंस को। तो ऐसे कौन से फैक्टर है? फैक्टर बहुत मायने रखते हैं, हर चीज के लिए फैक्टर मायने रखते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक माहौल होता है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल आप एकांत में बैठकर पढ़ रहे हैं, आसपास जो है साफ सफाई हो रही है ना, मतलब एक पूरा फेवर में माहौल बना हुआ है, तो आपका अलग तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो आपके एफर्ट हैं अपने टॉपिक्स को समझने के लिए, अपने काम को करने के लिए, वो बहुत ही बढ़िया रहेंगे, है ना? रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। लेकिन कहीं पे शोर हो रहा है, कहीं कोई बच्चा किसी गेम से खेल रहा है, आप वहीं बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कभी इधर देख रहे हैं, तो वो सिर्फ टाइम पास होता है, ठीक है ना? आप सेपरेट होके पढ़िए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो देखिए मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब ऐसी चीजें जो किसी काम को, जो किसी कार्य को प्रभावित करती हैं, है ना? या तो उसको बढ़ावा देती हैं या उसको घटा देती हैं, ठीक है? ऐसे ही क्या होता है, 4 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक? इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड, टेम्परेचर। थर्ड, फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। नंबर 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? ये चारों फैक्टर किसको अफेक्ट कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को। किसको अफेक्ट कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को। ये 4 फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं रेजिस्टेंस को। लेकिन कैसे, क्या फर्क डालते हैं रेजिस्टेंस पर, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। भाई मटेरियल की अपनी अपनी नेचर होती है। मान लीजिए कि गोल्ड का मटेरियल कॉपर से कहने लगता है कि भाई मेरी तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, तेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना, आप किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप गोल्ड को गोल्ड से कंपेयर करें, बात समझ में आ रही है, पर आप गोल्ड को तांबे से, कॉपर से कंपेयर कर रहे हैं, एल्यूमिनियम से कंपेयर कर रहे हैं, प्लेटिनम से कंपेयर कर रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है हर मटेरियल की अपनी एक प्रकृति होती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये 3 ऐसे मटेरियल हैं जो बेस्ट कंडक्टर है, जिसको हम अच्छा कंडक्टर मानकर चलते हैं। कंडक्टर मतलब वो सब्सटेंस जिससे कि करंट पास हो जाता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, इन तीनों में से जो सिल्वर है वो सुपर कंडक्टर है, मतलब बहुत बढ़िया कंडक्टर माना जाता है करंट को पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू काफी कम होती है। ये सिल्वर की अपनी एक नेचर है, चांदी की, ठीक है? अच्छा देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बीच में, अभी याद आ गया अचानक से। सिल्वर, चांदी, चांदी से दिमाग तेज होता है। छोड़ो ना, लोहा ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, आयरन से दिमाग तेज होता है, सुना है आपने इसके बारे में? नहीं ना। चांदी से दिमाग तेज होता है, ये आपने सुना होगा। इम्यूनिटी डेवलप होती है, ये भी आपने सुना होगा। तो कुछ तो है ना उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो थोड़ा डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति की भी होती है अलग अलग। आप एक व्यक्ति को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, उसमें सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है?
तो खैर हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, इससे बहुत बढ़िया करंट जाता है। अगर कोई आपसे ये बात पूछता है, रीजन पूछता है, तो आप क्या बताएंगे कि सिल्वर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, जो उसका मटेरियल है, वो एक रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करता है, पर वो रेजिस्टेंस जो पावर प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही कम वैल्यू है। करंट के फ्लो को रोकेगा पर ज्यादा नहीं रोकेगा, तो बढ़िया करंट जाएगा। और बढ़िया करंट तो पहुंचाना हमारा टारगेट है ना। किसी भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया करंट चाहिए। यही कारण है कि सोलर सेल्स को कनेक्ट करने के लिए सोलर पैनल के अंदर कौन सी वायर का आप यूज करते हैं? सिल्वर वायर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर एक ऐसा मटेरियल है, अच्छा करंट जाता है ना। कॉपर सस्ता होता है, सिल्वर से काफी डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस वैल्यू कम है ना, लेकिन सिल्वर की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। और एल्यूमिनियम पे आते हैं, एल्यूमिनियम और सस्ता होता है। कॉपर से एल्यूमिनियम काफी सस्ता होता है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। तो ठीक है, यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में वायर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो हर एक मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है जो चार्ज के फ्लो को थोड़ा रोकती है। रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करता है करंट को। वो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया भी, एक रिलेशन के जरिए V = IR के आधार पर कैसे वो रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर हुआ कि भाई नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल के आधार पर रेजिस्टेंस अलग अलग देखा जाता है। वो आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अगर आप किसी वायर का टेम्परेचर किसी वजह से देखते हैं कि भाई रेज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वहां पर रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो जाती है या चार्ज के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगी, दैट मींस करंट डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से सीधा किस पर असर पड़ रहा है? रेजिस्टेंस पर। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट की वैल्यू डाउन हो जाती है। ये हमारा सेकंड फैक्टर हुआ। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर। भाई देखिए, कंडक्टर मतलब एक वो मटेरियल जिससे कि करंट पास होता है। तो आपको जितनी नीड होती है ना वायर की, किसी भी अप्लायंस को चलाने के लिए आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वायर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा, कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपने 10 मीटर वायर ली, ठीक है, मार्केट से, और आपको किसी अप्लायंस तक पहुंचाने के लिए सप्लाई को नीड थी करीब 8 मीटर वायर की, है ना, पर बाई चांस आपने 10 मीटर ले ली, तो फिर मैक्सिमम पब्लिक क्या करती है ना, उस 2 मीटर वायर को कट नहीं करेगी, वहीं पर रोल सा बनाकर लटका देते हैं। याद रखिए, फिजिक्स के आधार पे, साइंस के बेसिस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी ज्यादा लेंथ होती है उतना ही ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देखी जाती है, और अगर रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होती है तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, देखिए, R = रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए जरा, इसमें लेंथ और रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा, और जबकि आपको ऐसा नहीं करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, अगर आप किसी अप्लायंस को रन कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहां तक पहुंचाना चाहते हैं किसी अप्लायंस तक, तो जितनी वायर की नीड है उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ठीक है, पर ज़्यादा यूज नहीं करनी है। वहां पर आपको उसको ऐसे रैप करके या सर्कल बनाकर नहीं हैंग कर देना है। ठीक है ना, तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो ये हमारा था तीसरा फैक्टर जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, नंबर 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में कहा जाता है ऐसे। तो एरिया, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं एक बार। जैसे ये वायर है ना, ये जो वायर है, एक वायर तो मैंने यहां पर बनाई है, ये इसका कुछ एंट्री पॉइंट मानिए, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और दूसरी कोई वायर, ये देखिए कितनी पतली सी वायर है ना, तो ये जो वायर है इसमें एरिया काफी कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट वायर का काफी कम है, और सेकंड वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा है। सिंपल भाषा में सुनते हैं, पतली वायर है और ये मोटी वायर है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, फॉर्मूले से मैच कीजिए आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ी तो करंट कम हो जाएगा, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसीलिए अगर कोई हैवी अप्लायंस आप चाहते हैं यूज करना, जैसे कि एग्जांपल में आप एसी मान लीजिए, है ना,
तो जो एसी होता है उसको रन कराने के लिए, उस तक सप्लाई पहुंचाने के लिए वो एक हैवी डिवाइस है। हैवी डिवाइस से मतलब क्या है मेरा, कि पावर ज़्यादा है, 1700 वाट है ना मिनिमम। 1.5 टन का अगर आप एसी लेते हैं तो उसमें मिनिमम जो है 1600 वाट के आसपास से वो स्टार्ट होता है, ठीक है, 1600 वाट 1700 वाट, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है उसमें। तो इतने हैवी अप्लायंस को या गीजर को 2000 वाट आप क्या पतली वायर से यूज कर सकते हैं? नहीं ना, आपको मोटी वायर की नीड होगी। मोटी वायर से मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत अच्छा जाएगा। तो इन शॉर्ट, हैवी अप्लायंसेस के लिए मोटी वायर का यूज करना होता है। अगर आप बल्ब के लिए, पंखे के लिए, कूलर के लिए यूज कर रहे हैं तो आप पतली वायर यूज कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, सब व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है काम को करने का। और देखिए अब आपने क्या सोचा कि भाई एसी हमें चलाना था और वायर जो आपने मोटे वाली ली थी वो खत्म हो गई है, कम पड़ गई है, तो एक काम कर सकते हैं आप, ऐसे में पतली वायर के 2 पीस लीजिए आप, इस तरीके से पैरेलल अरेंज कीजिए उसको। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, दोनों को यहां से आपने कनेक्ट कर दिया और यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो वायर की थिकनेस बढ़ गई है। तो ये वायर भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पतली वायर को डबल नहीं किया और उसको एज सच यूज कर लिया एसी को ऑन करने के लिए, एसी तक सप्लाई पहुंचाने के लिए, तो क्या एसी आप यूज कर पाएंगे? मुश्किल से 2 से 3 मिनट। उसके बाद क्या होगा, वायर मेल्ट हो जाएगी भाई, क्योंकि पतली वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या था, हमेशा चार्ज के फ्लो को रोकता है, अगेंस्ट है वो करंट के लिए। पतली वायर आपने यूज की तो रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो गई, करंट कम हो गया, करंट जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस को जाने नहीं दे रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे डोमिनेंसी में है, ज्यादा प्रभावशाली है। तो क्या होगा, वायर को मेल्ट होना ही है, तो एसी आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपने कोई बल्ब लिया और कुछ मान लेते हैं लगभग 23 वाट का बल्ब है आपका, है ना, ये इस तरह से ये ग्लो भी कर रहा है ना, मतलब बढ़िया बल्ब है ना, काम कर रहा है ये, और 23 वाट का बल्ब है। तो अगर आप इस बल्ब के लिए कोई मोटी वायर का यूज कर ले, मोटी वायर से मतलब मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मतलब ज्यादा mm की आपने वायर ली, ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या बल्ब काम नहीं करेगा? बल्ब तो काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप हैवी अप्लायंसेस को, ज्यादा पावर के अप्लायंसेस को, जैसे कि गीजर को, एसी को, इंडक्शन चूल्हा है ना, तो कुछ ऐसे अप्लायंस होते हैं डेली लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनका वोल्टेज थोड़ा ज्यादा होता है, और ऐसी कंडीशन में आपको उसके लिए हैवी सर्किट का ही इस्तेमाल करना होता है, मींस हैवी वायर का यूज करना होता है जिसमें mm ज्यादा हो, ठीक है। जिससे क्या होता है, थिक वायर होगी, मतलब मोटी वायर होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा होगा, तो मोटी वायर की वजह से क्या होता है, थिक वायर की वजह से क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है तो करंट अच्छा जाता है, ठीक है। वो कैसे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, I इज इक्वल टू V अपॉन R, इस बेसिस पे आपको याद भी रहेगा, ओम्स लॉ के जरिए हमने यहां पर फार्मूला लिखा है, ठीक है। ओम्स लॉ एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने V इज इक्वल टू I फार्मूला दिया था, और यहां से आप I और R में रिलेशन समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास 4 फैक्टर थे, और याद रखिएगा कभी भी किसी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज वीडियोस होती हैं, या फिर आप कोई भी जिसमें भी वीडियो में आपको लगता है कि हाँ आपको नॉलेज मिल रही है, तो उसको आप स्किप ना कीजिए, हमेशा उसकी स्पीड को बढ़ा के अपने टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप हमें कि आपको किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो की नीड है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसी टॉपिक पर सबसे पहले वीडियोस को लाया जाए। तो देखते रहिए सभी वीडियोस को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।